एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की सक्सेस के लिए असेट एलोकेशन बेहद जरूरी है। और म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जो कि रूल बेस्ड तरीके से एसेट एलोकेशन में हेल्प करती है, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर गौरव गोयल। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू पंकज जी फॉर योर इनविटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव जी, आपने बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो इस वक्त पर ये फंड लॉन्च करने की कोई खास वजह है? देखिए, आई थिंक पंकज जी, हमारा मानना है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है उसमें आज कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि लिखते हैं कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसेट क्लास है, फिक्स्ड इनकम एक एसेट क्लास है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक एसेट क्लास इटसेल्फ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो इसका स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है कस्टमर के पोर्टफोलियो में, तो ये मस्ट है इन एवरी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इन ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। आज दूसरा, जब हमने देखा कि आज इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, तो इन्वेस्टर्स का अगर आप देखें जनरली रिक्वायरमेंट है कि उनको इक्विटी जैसा रिटर्न चाहिए, करेक्ट, बट उनको फिक्स्ड इनकम जैसी स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब एक सॉल्यूशन है कि आप दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस तरह का आप कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी साइड में इक्विटी मार्केट वोलेटाइल रहते हैं और इक्विटी मार्केट अगर वोलेटाइल है तो डेफिनेटली आपकी फंड में भी वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आपका जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो वहां पे अगर आपको उसको डायनेमिकली मैनेज करना है तो वो पॉसिबिलिटी आप वो इन सब का जो समावेश है वो सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड में है। तो वहां पे बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स है, आपको फिक्स्ड इनकम भी मिलता है, आपको इक्विटी भी मिलता है, और इक्विटी भी फंड मैनेजर कैन एक्चुअली मैनेज इट इन अ डायनेमिक वे कि इक्विटी एलोकेशन जब उसको लगता है कि बाजार बहुत महंगा है तो वो कम कर सकता है, जब लगता है कि बाजार सस्ता है तो वो डायनेमिकली उसको बढ़ा सकता है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो एक तो प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना में चैलेंजेस हैं, दूसरा उसके टैक्स इंप्लीकेशंस भी हैं। यहाँ पे क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे कि वो टैक्स एफिशिएंट वे में रीबैलेंसिंग होती रहती है और अपना फंड मैनेजर कर सकते। तो पहला जो रीजन था कि स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट ये कोई फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं है या फ्लेवर ऑफ द सीजन प्रोडक्ट नहीं है इसलिए हम लेके आ गए। ये स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है और कस्टमर के पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है और इट इज गुड फॉर द इन्वेस्टर, एंड दैट इज द रीजन व्हेन वी डिसाइडेड दैट ओके वी विल कम आउट विद बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसे आपने टाइमिंग की बात की, तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अप्रोप्रिएट टाइमिंग है ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को देखना। क्योंकि जब हम देखते हैं आज इंडस्ट्री में फ्लोज आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि आज 70% ऑफ द न्यू फ्लोज आर कमिंग इन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड थीमेटिक फंड। तो आज कहीं ना कहीं कई निवेशक हैं जो कि पुराने एक साल के रिटर्न्स को देखकर इन प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, थीम्स अच्छे नहीं है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ भी एंटर करना इज द सबसे बड़ा रिस्क इन द मार्केट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ऐसा मानना है कि अगर बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी में भी अगर इन्वेस्टर्स अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन एंड दैट विल गिव गुड स्टेबिलिटी इन देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो इसीलिए हम ये प्रोडक्ट अभी लेके आए। बिल्कुल गौरव जी, तो एसेट एलोकेशन के लिए एक रूल बेस्ड तरीके से यदि इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ये अच्छी कैटेगरी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या फिर जो अप्रोच है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल, आई थिंक हमने देखा कि आज इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली एक चीज है कि उनको अपसाइड में पार्टिसिपेशन चाहिए, लेकिन डाउनसाइड बहुत अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए, करेक्ट। तो वो हमारा एक कोर, इसका जो कोर हार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोडक्ट इज दैट हाउ वी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द अपसाइड बट मैनेज द डाउनसाइड इन अ मच मोर इफेक्टिवली, उसको बहुत इफेक्टिवली हम मैनेज करें। और उस उद्देश्य के साथ में हमने फिर उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हमने डिसाइड किया। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा इसका जो इक्विटी प्रोपोर्शन है, इक्विटी प्रोपोर्शन प्रिडोमिनेटली विल बी लार्ज कैप, तो मिनिमम 70% इसमें लार्ज कैप रहेगा, अप टू 30%, क्योंकि आज इंडिया स्टोरी है, कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि ग्रो कर रही हैं मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो वो हम अप टू 30% वी कैन टेक इन दिस पोर्टफोलियो। तो एक
फ्लेक्सी कैप जो फंड अगर आप उसको देखें तो फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी की तरह मैनेज करेंगे। तो तीनों एसेट क्लासेस होंगी हमारे यहाँ पे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट प्रिडोमिनेटली मिनिमम 70% लार्ज कैप होगा, ताकि वो ब्लू चिप कंपनीज जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। जो डेट साइड है, तो फिक्स्ड इनकम साइड में एक चीज हमने बिल्कुल, वी आर वेरी क्लियर कि वी डू नॉट वांट टू टेक एनी क्रेडिट रिस्क, तो कोई भी क्रेडिट रिस्क इस पोर्टफोलियो में नहीं हम लेंगे। और पोर्टफोलियो क्वालिटी, क्योंकि फिक्स्ड इनकम का जो उद्देश्य है कि स्टेबिलिटी देना और एक रेगुलर इनकम देना इन्वेस्टर को, तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा ऑन द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो दे विल गेट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड। सो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज, डबल ए रेटेड सिक्योरिटीज में ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, अक्रूरल पे फोकस होगा। और ड्यूरेशन, जिसको हम बोला जाता है कि क्या बहुत लंबी अवधि में आप उसको मैनेज करेंगे, तो वो भी हम ना तो क्रेडिट लेस लेंगे और बहुत ही ज्यादा हम ड्यूरेशन रिस्क भी नहीं लेंगे। तो मॉडिफाइड जो ड्यूरेशन होती हैं, जो अवधि है फंड का, वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की तरह है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड की तरह, तो उस रेंज में वो मूव करेगा। तो दे विल गेट द बेस्ट क्वालिटी बोथ ऑन द इक्विटी साइड एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड। तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर बात हो रही है हाइब्रिड फंड की और बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो यहाँ पर रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे बताइए, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलोकेशन की, तो इक्विटी में किसी भी वक्त पर मिनिमम और मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है? हाँ, तो ये जो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन रहेगा और इक्विटी को हम डायनेमिकली मैनेज करेंगे, तो हमने इसमें एक मॉडल, हमारा एक इंटरनल, हमारी इन्वेस्टमेंट टीम ने पिछले 1-1.5 साल से इस पे वो काम कर रहे थे, और फाइनली फिर हमने कई मॉडल्स को उन्होंने टेस्ट किया, देखा, और उसके बाद में फाइनली जीरो इन किया। तो इसमें हम एक 3 फैक्टर मॉडल हमारा रहेगा, जो कि डिसाइड करेगा, और उस मॉडल के बेसिस पे हमें गाइडेंस मिलेगा कि कितना इक्विटी एलोकेशन हमें रखना चाहिए। तो पहला है हमारा प्राइस टू अर्निंग। लेकिन ये जो प्राइस टू अर्निंग है, हम ये देखेंगे फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग, कि आज पुराना जो अर्निंग ग्रोथ है वो तो हमें ऑलरेडी मार्केट को मालूम है, लेकिन अगले 1 साल में क्या अर्निंग ग्रोथ होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बिल्ट इन द मॉडल। सो वी हैव बिल्ट इन दैट प्राइस टू अर्निंग इंडिकेटर, जो कि फॉरवर्ड पी होगा। दूसरा है जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि आज बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ होती है बिजनेसेस की, उसको डिनोट करता है, और स्टेबल फैक्टर होता है। तो वो दैट इज द सेकंड फैक्टर विच इज देयर। और तीसरा फैक्टर हमने लिया है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, विच इज बेसिकली नथिंग, जो कि हमारा जो अर्निंग यील्ड है और जो बॉन्ड यील्ड का जो डिफरेंस है, और वो बताता है कि कौन सा एसेट क्लास इस समय सस्ता है, कौन सा एसेट क्लास महंगा है, बिटवीन रिलेटिवली दोनों एसेट क्लासेस के बीच में। तो इन तीनों फैक्टर्स का जो समावेश है, उसके बेसिस पे हमें गाइडेंस मिलेगा कि कितना इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। और ये जो रेंज हमने रखा है, इट कैन गो डाउन ऑन द नेट इक्विटी बेसिस एज लो एज 30% in the equity market, and it can go up to 90%। तो 30% to 90% का एक ब्रॉड रेंज इस फंड का रहेगा। डिफरेंट टाइप मार्केट में, क्योंकि प्राइसेस चेंज होंगी, वैल्यूएशन चेंज होंगी, उसके बेसिस पे मॉडल अपना गाइड करेगा कि किस तरीके का इस समय एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी में, और डायनेमिकली वी आर गोइंग टू मैनेज दैट एलोकेशन। सो रेंज जो है 30% टू 90% की है। 30 to 90%। इस कैटेगरी में जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, उनके अलग अलग मॉडल्स हैं। मतलब कि किसी फंड का मॉडल आप देखेंगे तो सिक्लिकल है, तो कोई फंड काउंटर सिक्लिकल है। और इसका फर्क भी काफी दिखाई देता है फंड की परफॉर्मेंस पर। तो आप मुझे बताइए, क्या आप मोमेंटम एक फैक्टर को लेकर चलेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन होगा, या फिर ये एक काउंटर सिक्लिकल प्रोडक्ट हो? देखिए, आज अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की, जो हम कैनरा रिव्यू को बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज तो है फंडामेंटल फैक्टर्स। और वो फंडामेंटल फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो मॉडल में हमने इनकॉर्पोरेट किया है, और जो कि वो फर्स्ट लेवल है आपका एसेट एलोकेशन का। करेक्ट। अगर आप अर्निंग की बात करें, तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो हम फॉरवर्ड अर्निंग ले रहे हैं। तो जो फॉरवर्ड अर्निंग है, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ विच इज गोइंग टू हैपन, कि किस टाइप का अर्निंग ग्रोथ है, क्या मोमेंटम मार्केट में बनेगा, किस सेक्टर्स में, किन कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो वो एक फैक्टर, इन दैट सेंस इट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडल। जो दूसरा एक लेवल है कि अभी आपने एसेट एलोकेशन कर दिया कि इक्विटी एलोकेशन है, बट द नेक्स्ट लेवल इज अगेन इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हमारे यहाँ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, और वो द नेक्स्ट अल्फा विल कम थ्रू द स्टॉक सिलेक्शन। तो जो स्टॉक सिलेक्शन में हमारा कंप्लीटली
बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन रहेगा. ऑफ कोर्स देयर विल बी एन ओवर टॉप डाउन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ आवर सेक्टर व्यू, बट हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें हम वी लुक एट द कंपनीज जहाँ पे कि अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी है, जहाँ पे कि अर्निंग इंडस्ट्री से बेटर है, उनके पेयर ग्रुप से बेटर है, तो वो बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन डिफरेंट सेक्टर्स वी विल टेक एंड बिल्ड दैट एक्टिव पोर्टफोलियो इन दिस फंड. तो दोनों का समावेश होगा, जो कि फंडामेंटल फैक्टर्स हैं मार्केट के, और उन मार्कर्स के बेसिस पे हमारा एक ब्रॉड इक्विटी एलोकेशन होगा. और डेफिनेटली जो स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा, दैट स्टॉक सिलेक्शन हैज टू हैपन ऑन द प्राइमरीली हमारा क्या ग्रोथ विजिबिलिटी हमें दिख रहा है, अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रहा है, क्या बिजनेस, हाउ कंफर्टेबल वी आर ऑन द बिजनेस वैल्यूएशन इंडस्ट्री, तो उन सब के समावेश से वो स्टॉक सिलेक्शन. और गौरव जी, अगर बात की जाए इक्विटी एलोकेशन की, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो बनेगा वो डाइवर्सिफाइड होगा, या फिर आप फोकस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे, तो किस तरह का यहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेशन दिखाई देगा? नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम बैलेंस एडवांटेज फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक उनका सबसे बड़ा मैंडेट ये है कि हमें रिस्क को कम करना है पोर्टफोलियोज में. तो डेफिनेटली इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि फ्लेक्सी कैप जैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप रहेगा, तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा, और 70% मिनिमम इसमें लार्ज कैप हम रखेंगे. किसी भी वक्त पर मतलब 50-60 स्टॉक्स कम से कम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसा मानकर चलें? बिल्कुल, हाँ, आई थिंक आप मान सकते हैं ये, क्योंकि ये वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड रहेगा, तो उसमें आप अगर ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 50 स्टॉक पोर्टफोलियो प्लस माइनस 5-10 आर नॉर्मली आर देयर इन द पोर्टफोलियोज, तो यू कैन लुक एट दैट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो. बट ऑफ कोर्स कितने स्टॉक्स रहेंगे वो ऑल्सो उस समय फंड मैनेजर का क्या व्यू है, क्या अर्निंग ग्रोथ को दिख रही है स्टॉक्स, उस पर डिपेंड करेगा. बट अगर हम इंडस्ट्री में अमूमन अगर देखते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आज 40 से 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहता है. क्वालिटी की आपने बात की, पोर्टफोलियो किस तरह डिजाइन होगा वो भी आपने एक्सप्लेन किया. अब मुझे बताइए कि क्योंकि इस वक्त पर मार्केट में काफी तेजी है और इन्वेस्टर्स अपना एलोकेशन इक्विटी में ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बहुत ही जरूरी है. और ऐसे वक्त पर जब इक्विटी की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है काफी हद तक, उस वक्त पर इस कैटेगरी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है. तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा इन्वेस्टर्स को कि उन्हें यदि डेट में ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट है तो क्या इस फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, यानी कि एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका बिल्कुल भी एलोकेशन डेट में नहीं है, पूरी तरह से इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए फंड सुटेबल रहेगा? तो आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, आपने बिल्कुल उसमें दो प्रश्न किए हैं आपके इस प्रश्न में. तो पहला चीज आपने जो बोला कि इंडस्ट्री में जो फ्लोज हैं वो आज इक्विटी में आ रहे हैं, तो उसमें मैं सिर्फ यही ऐड करूंगा आपको कि हाँ, इक्विटी में डेफिनेटली फ्लोज आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है ये इंडस्ट्री के लिए कि आज इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स को अडॉप्ट किया है, और बहुत तेजी से उसमें आज इंडस्ट्री का साइज भी अभी देखा जाए तो 60 लाख करोड़ से ऊपर का माइलस्टोन हमने पिछले महीने अचीव किया है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. बट उसमें अगर हम और गहराई से देखें तो क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोज है. और जब मैंने व्हाट आई मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोज, कि आज थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड जो कि रिलेटिवली हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे अगर आप देखते हैं तो 70% ऑफ द न्यू फ्लोज आर कमिंग देयर. तो वो एक हमें लगता है कि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर्स देख सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप और इन सब पे हमारा मानना है कि अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है. कई थीम्स ने हमें जब भी हम इन्वेस्ट करें तो ये भी देख लेना चाहिए कि कितना बड़ा थीम है, उसमें कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं. तो ये सब अगर एक ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग मोर स्पेसिफिक्स. बट वो एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक डेफिनेटली हमारा मानना है कि उस कंसंट्रेशन की जगह वो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा वो कर सकते हैं दूसरे और फंड्स में भी. और बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे अगर वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो एवरग्रीन कैटेगरी है. इसमें कोई टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने आप इक्विटी को
मैनेज कर रहे हैं डायनेमिकली, तो अगर बाजार महंगा है तो भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर विल बी लो ऑन द इक्विटी साइड। अगर बाजार सस्ता है तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर्स विल विल बी हाई ऑन द इक्विटी साइड, और उसको वॉलेटिलिटी को बहुत डायनेमिकली वो मैनेज करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे। हर तरह के इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत सूटेबल है, क्योंकि अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट, एक्विजिशन प्रोडक्ट फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि वहाँ पे इक्विटी जैसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं रहता है, इक्विटी से कम का रिस्क रहता है, डेट का भी समावेश होता है, तो उसको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इक्विटी और डेट मिल जाता है। लेकिन आज हमारे जो दूसरे इन्वेस्टर्स भी हैं, जो कि सीजन इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स में, जैसा मैंने आपके साथ शुरू में भी शेयर किया, ऐसा मेरा मानना है कि आज ये जो एक कैटेगरी है, इट इज नॉट और कि इक्विटी में डालूं कि या मैं बैफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इट इज ऑल अबाउट इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम एंड बैलेंस एडवांटेज फंड, करेक्ट। तो ये एक एसेट क्लास इन इटसेल्फ है, और उस तरीके से हमें इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या मेरे पास 20%, 10%, 30%, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी का कितना एलोकेशन है, और अगर वो एलोकेशन कम है तो उस एलोकेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, अगर एलोकेशन बिल्कुल नहीं है तो एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है और उसमें शुरुआत की जा सकती है। बट दिस इज नॉट अबाउट, और दिस इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम एंड बैफ, और उस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये फंड हो सकता है, और क्योंकि रूल बेस्ड तरीके से यहाँ पर एसेट एलोकेशन होता है, टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होती है, जो कि अक्सर अदरवाइज इन्वेस्टर्स खुद से नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सपर्ट के जरिए रीबैलेंसिंग होना पोर्टफोलियो के बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जो आपने शुरुआत में कहा कि अगर खुद करेंगे भी तो आपको फिर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी सोचना होगा, जबकि यहाँ पर अगर रीबैलेंसिंग होती है पोर्टफोलियो की तो वो रिस्क आपके ऊपर नहीं होता है। तो गौरव जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके साथ कि ये कैटेगरी डेफिनेटली हर तरह के इन्वेस्टर्स के सुटेबल हो सकती है। और गौरव जी, आपने समय निकाला और प्रोडक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे व्यूवर्स के लिए एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को इससे फायदा मिलेगा। और ये क्योंकि अभी एनएफओ चल रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एनएफओ के लिए। थैंक यू पंकज जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं क्लोजिंग रिमार्क में यही बोलूंगा आपके सभी व्यूअर्स के लिए कि ये जो एक कैटेगरी है, ये एक ऐसा फंड है आपके पोर्टफोलियो में जो कि क्रिकेट पार्लेंस में बात की जाए तो एग्रेसिव बैटिंग भी कर सकता है, डिफेंसिव बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। तो एक ऑलराउंडर फंड है, और आपके पोर्टफोलियो में एक ऑलराउंडर की तरह वो काम करेगा हर मार्केट सिचुएशन। थैंक यू गौरव जी। नमस्कार पंकज, थैंक यू। कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड का एनएफओ 26 जुलाई तक ओपन है। और ये क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो एनएफओ क्लोज होने के बाद फिर विद इन 5 डेज कंटिन्यूअस सेल एंड परचेज के लिए स्कीम रीओपन हो जाएगी। गौरव जी ने आज इस स्कीम को बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।